अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेमेस्टर 6 की जो वीडियोस हमने स्टार्ट किए थे, वीडियो लेक्चर्स, नेक्स्ट उसमें है जो हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था अबाउट एपीए स्टाइल, उसका पार्ट 3 होगा ये, अबाउट समराइजिंग। समरी के ऊपर वैसे हम पहले सेमेस्टर्स में भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें जस्ट कुछ मतलब कुछ वर्डिंग में और एक दो स्लाइड में आपको बताया हुआ है कि समराइजिंग क्या चीज़ है। तो इसमें कहा जा रहा है व्हेन यू समराइज यू पुट द मेन आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स इंक्लूडिंग ओनली द मेन पॉइंट्स। ठीक है, समराइज का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, जो आपका आर्टिकल है, वेबसाइट है, बुक है, वट एवर जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप एक बहुत बड़ी चीज़ को, एक बहुत बड़े आर्टिकल को जो काफ़ी ज़्यादा पेजेस पर लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है उसमें, आप उसके मेन पॉइंट्स को लिखते हो, बस उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है, कंडेंस करके, यानी कि उसको छोटा करके, ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से लिखते हो, और उस बड़ी चीज़ की जो साइज़ है या उसकी जो लेंथ है उसको आप कम करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देते हो। इस चीज़ को हम कहते हैं समराइज। ठीक है, यानी एक बंदा जो कि 2-3 घंटे का स्पीच करता है और फिर लास्ट में 2 मिनट में उस 2-3 घंटे के स्पीच का या उसके कुछ भी है, मूवी है, वट एवर जो भी है, उसका एक खुलासा आपको 2 मिनट में बता दें, दैट इज समरी। ठीक है, खुलासा कह सकते हो आप इसको। अब ये समराइज आइडियाज मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनल सोर्स, यानी कि ये जो समरी का जो आइडिया होगा या जो चीज़ें होंगी, ये इसका ताल्लुक ओरिजिनल सोर्स से होना चाहिए, मतलब जहाँ से आप ये ले रहे हो तो उसके पीछे कोई ओरिजिनल चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये शॉर्टर देन द ओरिजिनल, जाहिर है ये जो ओरिजिनल होगा उससे शॉर्ट होना चाहिए, ये समरी का बहुत बड़ा रूल है। ठीक है, इसके अलावा टेक अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द सोर्स मटेरियल, और जहाँ से आप ये लिख रहे हो तो ये उसी उसी से मिलता जुलता हो, ऐसा ना हो कि समरी में आपने कुछ और लिख दिया हो जिसका उससे कोई मतलब जुड़ाव ना हो। ठीक है, अच्छा, अब समराइजिंग में क्या क्या किया जाता है। समराइज इज एनी आइडिया और टेक्स्ट दैट यू बिलीव और इम्पोर्टेंट, वही बात कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है आपको उस मेन टेक्स्ट में, मेन आर्टिकल में, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती है कि ये चीज़ें समरी में होनी चाहिए, तो आप उसको समराइज करते हो। ठीक है, और ये कंडेंस फॉर्म होना चाहिए, जाहिर है जो उसका मेन आइडिया होगा और उसके अंदर जो मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सेवरल पेजेस और काफ़ी सारी, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप उसको उसके मेन आइडियाज़ और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ब्रीफ ओवरव्यू, मतलब जिस तरह हम ओवरव्यू एक खुलासा बयान करते हैं, ठीक है, उसमें हम शामिल करते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, अननेसेसरी पैराग्राफ्स और जो पेजेस होती हैं उसको हटाते हो, और इसी तरीके से आप जो है वो एक एक कंडेंस फॉर्म में, एक छोटे से फॉर्म में वो चीज़ लिखते हो। लेकिन यहाँ पे हमने ख्याल रखना है, व्हेन यूजिंग एंड टेक्स्ट साइटेशन फॉर समरीज यू मस्ट ऑलवेज साइट द ऑथर एंड पब्लिकेशन ईयर, कि समरी आप खुद से तो कर रहे हो, अपने अल्फाज में तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मेन ऑथर को भूल जाओ। आप मेन ऑथर को बिल्कुल साइट करोगे, यानी कि उसकी जो रेफरेंस है वो आप दोगे। ठीक है, और ख़ुद से आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज ऐसा कि उसके आइडियाज़ को आप चेंज कर दो। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो ऑथर लिस्टेड साइड द आर्टिकल नेम, और अगर जहाँ से आप लिख रहे हो उसमें कोई ऑथर, कोई राइटर का नाम नहीं है, तो आप उस आर्टिकल का नाम लिखो। ठीक है, अच्छा, समराइज डू नॉट रिक्वायर पेज नंबर, जाहिर है आप उसमें पेज नंबर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी 100 पेजेस का एक चीज़ है, आप उसको 10 पेजेस में लिखते हो तो आप पेज नंबर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है कि स्टडी शो दैट थ्रू आउट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज टीचर ऑफन हायर्ड फ्रॉम वन एरिया ऑफ स्टडी टू टीच अ डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडी। अब ये जो है एक फॉर एग्जांपल कोई भी समरी है, आगे क्या लिखा हुआ है, कार्पिनी 2004 एंड विल्सन 1998, यानी ये ऑथर्स है जिन्होंने ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप कोई भी समरी लिखोगे तो आगे आप उसके ऑथर और पब्लिकेशन डेट या ईयर जो है वो भी लिखेंगे। ओके, अच्छा जी, इसी तरह है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, involves putting a passage from source material into your own words। पैराफ्रेजिंग और समरी में फ़र्क क्या है, देखिए समरी में हमने क्या बात की कि छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स है उसको आप लिखें और शॉर्ट करके लिखें। ठीक है, पैराफ्रेजिंग में आप जो है उस आर्टिकल को अपने अल्फाज में लिखते हो। ठीक है, अब ये जो है ज़रूरी नहीं है कि पैराफ्रेज आप उसको छोटा करके लिखो,
आप या तो बिल्कुल सेम उसका लिख सकते हैं, जितनी जितनी लेंथ ओरिजिनल चीज़ की है उतनी आप इसका भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये समरी नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट आप क्या करते हो पैराफ्रेज में, कि जो चीज़ें ओरिजिनल पैराग्राफ या ओरिजिनल आर्टिकल में थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, या जो अल्फाज थोड़े से मुश्किल है, आप उनको इजी वे में जो है वो बयान कर दो, ठीक है, और अपने अल्फाज में बयान कर दो। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। लेकिन इसमें शॉर्ट होने वाला कोई रूल नहीं है। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना उस लेंथ का भी आप बना सकते हैं जो ओरिजिनल है, ठीक है। एट्रीब्यूट पैराफ्रेज टू देयर ओरिजिनल सोर्स, इसमें भी आपने वही ओरिजिनल सोर्स यानी रेफरेंस देना होगा, ठीक है। और वही बात कि शॉर्टर देन यूजुअली शॉर्टर होते हैं, लेकिन सेम लेंथ का भी हो सकता है, ठीक है। और ये मेन फोर्स जो है वो फोकस सेगमेंट है ऑफ द सोर्स एंड कंडेंस स्लाइडली आप उसको थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हो। नीचे आपको वही दिखाया गया है, आप उसको लॉटी 1975 ऑथर और ईयर दिखाया गया, और लास्ट में P79 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बात ली गई है ये पेज 79 से ली गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। इसके अलावा है कोटिंग। कोटिंग आपको पता है कि मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, सेम एग्जैक्ट वर्डिंग आप किसी बंदे की उठा के अपने पैरा जो आप समरी वगैरह लिखते हो उसमें पुट कर देते हो, दैट इज क्वेश्चन कोटेशन या कोटिंग, ठीक है। जैसे आप किसी के जैसे हम करते हैं ना, तो कोई हदीस उठाते हैं, किसी की कही हुई कोई बात उठाते हैं, उसको वो कॉमा वगैरह में बंद करके एग्जैक्टली सेम पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोटेशंस। कोटेशन यूज अ नैरो सेगमेंट ऑफ द सोर्स, इसमें भी आपने सोर्स देना होगा कि किसने बात कही है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई हदीस लिखते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अब ये एग्जैक्ट वर्डिंग है, शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब अरबी में बोला होगा, या बोला है, बल्कि बोला है, ठीक है, लेकिन हम उसको उर्दू में एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखते हैं, आगे लिखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो है क्या है, आप एक बंदे की जो वर्डिंग है उसको एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, और आगे आप उसका सोर्स देते हो कि ये बात आई कहाँ से है, रेफरेंस देते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोटेशंस। तो they must watch the source document word for word and must be attributed to the original author। word to word आप कॉपी करते हो, और जो ओरिजिनल ऑथर होगा या जो बोलने वाला होगा उसको आप एट्रीब्यूट करते हो, यानी उसका नाम लिखते हो, ठीक है। यूज कोट्स व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स आर सो इंटीग्रल टू द डिस्कशन दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। हम कोट्स कब यूज करते हैं, जब हम किसी बात में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम हदीस में, कुरान की आयत में, या किसी की बहुत ही मशहूर किसी बात में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अब ये ऐसी बात है कि इसमें हम कभी भी मतलब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, जानते हैं। सो इट मस्ट बी कोटेड, ठीक है। use quotes when the author's words are so precisely and accurately stated they cannot be paraphrased, यानी वो इतने साफ अल्फाज होते हैं, इतने सही तौर पर बयान किए होते हैं कि उसमें आप कुछ पैराफ्रेज कर ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी पैराफ्रेज हो चुके होते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में स्टेनबर्ग इन ली 2002 में एग्री दैट टीचर्स लर्निंग एज एन इंटेलेक्चुअल एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। अब आप देख रहे हो इंटेलेक्चुअल एंड ऑन गोइंग प्रोसेस के इर्द गिर्द वो कॉमाज लगाए हुए हैं और आगे वो बताया हुआ है, ठीक है, और पहले ही उन दोनों का नाम लिखा हुआ है, दैट इज कोटिंग या कोटेशंस। अच्छा जी, इसी तरह है single phrases and in text citation। Single phrases introduce someone else's work, they signal that the words and ideas they are about to be offered belong to someone other than the author of the paper, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड्स जैसे आप यूज़ करते हो, आप अपने मतलब जो ऑथर है उसके अलावा आप किसी और, जैसे आपके एक बंदे का आर्टिकल लिख रहे हो और आपने बीच में किसी और की कोई बात डालनी है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली वो उसी की मतलब वर्क की बात करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सिग्नल फ्रेजेस। जैसे कि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लाना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, ठीक है। या फिर हम कहते हैं इज जॉनसन सेड या आर्ग्यूज, या फिर इस तरह की चीज़ें। मतलब
पहले हम बताते हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये फलाने बंदे ने कही है, तो आप क्या कर रहे हो, किसी और बंदे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या किसी और बंदे के आइडिया को, उसके काम को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे आप रीडर को शो कर रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये किसी अदर सोर्स से आ रही है, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं सिग्नल फ्रेजेस। सिग्नल फ्रेजेस यानी कि किसी बंदे और बंदे का काम इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, और उसके नाम के साथ। अच्छा, इसके अलावा एंड टेक्स्ट साइटेशन क्या है, आर द पेरेंथेटिकल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अपीयर यूजुअली एट द एंड ऑफ अ कोट। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने कोट लिख लिया और बाद में हम उस बंदे का नाम ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, ठीक है, या पैराफ्रेज और समरी। दो दे समटाइम अपीयर बिफोर, कभी कभी हम पहले लिखते हैं, कभी कभी हम बाद में लिखते हैं, लेकिन जब हम वो मतलब पैराग्राफ नहीं, सॉरी, वो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में बंद करके लिखते हैं, उसको कहते हैं एंड टेक्स्ट साइटेशन, ठीक है। अब ये आप क्या करते हो, एक ब्रीफ डिटेल देते हो, जैसे उसमें आप नाम लिखते हो, उसका ईयर लिखते हो, या पेज नंबर वगैरह लिखते हो, ठीक है। ये उस बात के पहले जो उसने कही है, या उसके पहले भी, या बाद में भी आप लिख सकते हो। नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ऑथर या फिर उसका टाइटल, ईयर और पेज वगैरह, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिमिटेड सिग्नल एवरीथिंग इन साइटेशन, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ पैराफ्रेज सेंटेंसेस इन विच यू कन्वे द ऑथर्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। मतलब किसी भी आइडिया को आप जो है वो किसी दूसरे बंदे के आइडिया को आप अपने अल्फाज में लिखते हो, पैराफ्रेज करते हो, तो बाद में जब आपका जुमला कंप्लीट हो गया तो लास्ट में आप उस बंदे के नाम और ईयर को जो है वो आप, और पेज नंबर को भी आप ब्रैकेट में बंद करेंगे, जैसे कि क्रेप 1985 पेज 103 लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से दूसरा भी वही आपको एग्जांपल दिया हुआ है, अनदर ऑथर एंड ईयर इन सिग्नल, ठीक है। वही भी आपको दोबारा के इन 1985 क्रेप रिपोर्टेड दैट। अब अगर आप इसको मतलब ब्रैकेट में नहीं बंद करना चाहते तो 1985 क्रेप ने ये बात कही थी, और लास्ट में आप पेज लिख लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रेप आप कह सकते हो, या जस्ट क्रेप 1985 टेल अस दैट। मतलब काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन के, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अगर मल्टीपल ऑथर्स हो तो मल्टीपल ऑथर में आप जाहिर है उन मल्टीपल ऑथर को ही ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, जैसे जॉन्स 1966, क्रेप 1985, स्मिथ 1973। एक नहीं है, ज़्यादा है, फिर आगे वो बात लिखोगे जो आपने लिखनी है। अगर कोई ऑथर नहीं है, यानी आपको ऑथर नहीं पता, जस्ट आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप आर्टिकल का नाम लिखेंगे और कब वो आर्टिकल पब्लिश हुई थी, ठीक है, वही आप लिखेंगे। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, स्टॉक्स लूज अगेन, ठीक है, 1991 में ये फॉर एग्जांपल पब्लिश हुई थी, तो आप इस तरीके से पेज लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, ठीक है। अगर पेज नंबर नहीं है तो आप कोई दूसरा भी मतलब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से हम सिग्नल फ्रेजेस करते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट एपीए स्टाइल। इसके बाद जो है वो प्लेजरिज्म की थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, वैसे हमें ऑलरेडी पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।